हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1290 से 1320 एडी तक। इसमें जो पहले रूलर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 इनका टाइम पीरियड था। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। तो जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के वो जलालुद्दीन खिलजी थे। इनके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इनका टाइम पीरियड है 1296 से 1316। ही वॉज अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी। तो वो उनके नेफ्यू थे और फिर बाद में उन्होंने उनसे अपनी बेटी की शादी कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीड द थ्रोन इन 1296। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था और उस थ्रोन को सक्सीड कर लिया था 1296 में। वो पहले फर्स्ट तुर्किश सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को दोनों को ही अलग रखा था। और वो प्रोक्लेम करते थे कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। मतलब जो राजशाही है वो रिश्तेदारी को नहीं जानती। मतलब उनका मानना था कि जो रिश्तेदारी है उसको अलग रखना चाहिए और जो पॉलिटिक्स है उसको अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जो रिश्तेदार है उनको हाई पोस्ट दे दो और जो नहीं जानते वो भले ही काबिल हो और उनको कुछ भी पोस्ट ना दी जाए। तो उनके कोर्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो काबिल था वो हमेशा उसको अपने साथ रखते थे। अब देखते हैं अलाउद्दीन इम्पेरलिज्म। अलाउद्दीन ने गुजरात को एनेक्स किया था 1298 में, रणथंभोर को किया था 1301 में, मेवाड़ को किया था 1303 में और मालवा को किया था 1305 में, जेलौर को किया था 1311 में। इन डेक्कन अलाउद्दीन आर्मी लेड बाय द मलिक कफूर। तो जो मलिक कफूर थे वो काफ़ी उनके क्या अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके बहुत ही भरोसे वाले स्लेव थे मलिक कफूर। उन्होंने रामचंद्र को हराया था। मलिक कफूर ने रामचंद्र को हराया था। जो कि कौन थे रामचंद्र? यादव रूलर थे। देवगिरी के जो रूलर थे वो रामचंद्र थे। इनको मलिक कफूर ने हराया था। साथ में प्रताप रुद्र देव को हराया था जो ककात्या के रूलर थे। वीर बल्लाल को हराया था जो कि होसाला रूलर थे। और वीर पांड्या को हराया था जो पांड्या रूलर थे मदुराई के। तो मलिक कफूर ने रामचंद्र को हराया था, प्रताप रुद्र को हराया था, बल्लाल को हराया था और वीर पांड्या को हराया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द नॉबल्स अलाउद्दीन इशू 4 ऑर्डिनेंस। तो हमेशा यही होता था कि जो नॉबल्स हैं वो आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ से बचने के लिए पहले ही 4 ऑर्डिनेंस को पास किया था। जो पहला ऑर्डिनेंस क्या था कि इन्होंने जो रिलीजियस एंडोमेंट है या जो फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड है उसको बंद कर दिया था। क्योंकि जो पहले रूलर्स थे वो क्या करते थे अपने नॉबल्स को सैलरी की जगह वो उसको पेड सैलरी नहीं देते थे। मतलब उनको वो कैश में सैलरी नहीं देते थे बल्कि वो उन्हें लैंड दे दिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले तो जो फ्री लैंड्स का जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। सेकेंड, अलाउद्दीन रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम। उन्होंने एक स्पाई सिस्टम को शुरू किया जिसमें वो कहते हैं कि जासूस रखते थे और अपने जासूसों को अलग अलग जगह छोड़ दिया करते थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिससे कि उन्हें सारी खबर मिलती रहती थी कि कोई उनके पीछे कोई साजिश तो नहीं रचा रहा। जो थर्ड ऑर्डिनेंस है वो है प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन। उन जो शराब ये जो भी नशे वाली चीज़ें थी उन सबको बैन करा दिया था। फोर्थ ऑर्डिनेंस है अलाउद्दीन लेड डाउन द नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन। कि उनके जो नॉबल्स हैं वो कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे और कोई भी इंटर मैरी जो रिलेशन होते हैं वो भी नहीं रखेंगे। अगर ऐसा वो करते भी हैं शादियाँ तो क्या करेंगे, पहले वो किसकी परमिशन लेंगे? किंग की परमिशन लेंगे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन के बाद ही कोई सोशल गैदरिंग या फिर जो इंटर मैरी होती थी नॉबल्स के बीच में वो होगी। उन्होंने दाग और चेहरा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। दाग में क्या होता था, वो ये जो सिस्टम था ये हॉर्स के लिए था। इसमें जो हॉर्स की पहचान के लिए दाग और चेहरा का सिस्टम रखा था। Alauddin ordered that all the land was to be measured and the share of the state was to be fixed। कि जितने भी जो लैंड है उसको अच्छे से उसको मेज़र वगैरह करके रखा जाएगा और फिर जो भी शेयर निकलता है स्टेट का वो भी फिक्स करके रखा जाएगा, उसे पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा। The post of special officer called the Mustakhraj was created for the purpose of collection of revenue। एक स्पेशल ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसको तैयार किया गया जिसका नाम था मुस्तखराज। इसका पर्पस था कि जो भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होगा उसकी देखरेख किसके अंडर होगी? मुस्तखराज के।
द पीसेंट हैड टू पे द प्रोड्यूस एज द लैंड रेवेन्यू। जो पीसेंट थे उनको पे प्रोड्यूस का मतलब जो प्रोड्यूस होता था उनका उनको ऐसा एज अ पे वो किसको देना है, किंग को देना है एज अ लैंड रेवेन्यू। Alauddin sought to fix cost of all the commodities. For the purpose, he set up 3 markets at Delhi. तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने हर चीज़ की कॉस्ट को, हर चीज़ की जो भी कमोडिटी थी उसकी जो कॉस्ट थी उसको फिक्स कर दिया था, और इस पर्पज़ के लिए उन्होंने दिल्ली में 3 बड़े मार्केट भी लगाए थे। एक मार्केट ऐसा था जहाँ पर फूड ग्रेन मिलता था, सेकेंड ऐसा था जहाँ पर कॉस्टली जो भी क्लोथ होते हैं वो मिलते थे, और थर्ड था जहाँ पर हॉर्स, स्लेव और कैटल्स जैसी चीज़ें अगर किसी को खरीदनी है तो वो वहाँ उस मार्केट में जाके खरीद सकता है। Each market was under the control of a higher officer called Shahana, who maintained a register of a merchant and strictly controlled the shopkeepers and the prices. तो ये जितनी भी मार्केट थी एक इनके लिए एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया गया था जिसके अंडर ये सारी मार्केट काम करती थी, और वो ऑफिसर कौन था, शहाना। मतलब ये उस ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसका नाम था शहाना, जो सभी रजिस्टर जो पूरा एक जितने भी मर्चेंट्स थे, शॉपकीपर्स थे, उनकी लिस्ट बना के रखता था, उनको रजिस्टर करके रखता था, और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था कि कोई भी शॉपकीपर अपनी मनमानी ना करे प्राइस को लेकर। द चेक ऑन अ मार्केट वॉज कैप्ड बाय 2 ऑफिसर, और ये रेगुलर चेक भी होता रहता था। उन चेक करने के लिए 2 ऑफिसर्स रखे गए थे, दीवान रियासत और शाहान मंदी, जो हमेशा उस मार्केट के को हमेशा अपनी नज़र में रखते थे कि यहाँ पर कोई मतलब कोई हेरा फेरी का जैसा कुछ काम तो नहीं हो रहा। ऑल गुड्स फॉर सेल वर ब्रॉड टू एन ओपन मार्केट कॉल्ड सराय दल। तो जितने भी जो भी गुड्स फॉर सेल होते थे उनको एक ओपन मार्केट में लाया जाता था बेचने के लिए या खरीदने के लिए, जिसका नाम था सराय दाल। मैनी फोर्ट्स वर बिल्ड बाय हिम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैम वॉज द अलाई फोर्ट। बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलाई फोर्ट। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द अलाई दरवाज़ा, उनका उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अलाई दरवाज़ा में भी है। उसका जो एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। ही ऑल्सो बिल्ड द पैलेस ऑफ द 1000 पिलर कॉल्ड द हज़ार सुतन। तो जो हज़ार सुतन है जो फेमस है अपने 1000 पिलर्स के लिए, इसको किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कि काफ़ी बड़े पेट्रॉन थे आर्ट और लर्निंग के। अमीर खुसरो द पोइट म्यूजिशियन वॉज हिज फेवरेट कोर्ट पोइट। तो उनका जो फेवरेट कोर्ट पोइट था वो कौन थे, अमीर खुसरो। In 1316, after the death of Alauddin, Malik Kafur called Hazar Dinari seized the throne. तो जब 1316 में डेथ हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो जो थ्रोन होता है उसको कौन सीज कर लेता है, मलिक कफूर, जो उनका गुलाम था। और मलिक कफूर को हज़ार दिनारी भी कहते हैं क्योंकि हज़ार दिनारी में इन्हें खरीदा गया था, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था हज़ार दिनारी। बिफोर कफूर डाइड ही डोमिनेटेड शिहाबुद्दीन। तो कफूर ने मरने से पहले ही शिहाबुद्दीन थे जो, उनको नॉमिनेट कर दिया था अगले किंग के तौर पर। और जो शिहाबुद्दीन थे ये कौन थे, ये अलाउद्दीन के 6 साल के प्रिंस थे। बट इम्प्रिजन द एल्डेस्ट प्रिंस मुबारक खान। लेकिन जो मलिक कफूर ने क्या किया था, छोटा जो बेटे थे 6 साल के उनको तो एज अ किंग उन्होंने नॉमिनेट कर लिया था, लेकिन जो मुबारक खान थे उनके एल्डेस्ट प्रिंस थे उनको क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था। कफूर वॉज किल्ड बाय द लॉयलिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन। तो जो कफूर था उसको मार दिया गया था जो रॉयल फैमिली थी अलाउद्दीन की उसी ने। उसके बाद आते हैं मुबारक खान। मुबारक खान 1316 से 20 तक इनका टाइम था। आफ्टर द डेथ ऑफ द कफूर, मलिक मुबारक खान वॉज फ्रीड फ्रॉम द प्रिजन एंड वर्क एज अ रीजेंट फॉर द शिहाबुद्दीन। तो जब मलिक कफूर को मार दिया गया उसके बाद जो मुबारक खान थे वो जेल से बाहर आ गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो शिहाबुद्दीन थे, जो 6 साल का जो प्रिंस थे शिहाबुद्दीन, जो अगले किंग बनने वाले थे, उनका प्रतिनिधि बन के मुबारक खान ने वो सारा जो भी थ्रोन था, राजपाट था, उसको संभाला। ही कैप्चर द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट। तो सबसे पहले तो वो यही करते कि जो थ्रोन था उसको उन्होंने एक तरह से उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी खुल गई थी क्योंकि जो कफूर था उसको मार दिया गया था, और जो शिहाबुद्दीन थे वो बहुत ही छोटे थे, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो थ्रोन को कैप्चर किया। But could rule only for a year and sunk into a debauchery and could not give his dissipated lifestyle। लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाए क्योंकि वो अलाउद्दीन जैसे ब्रेव या फिर उनके जैसे नहीं थे जो इतने अच्छे से उसको चला पाते। वो अपनी उन्होंने क्या किया, वो अपने लाइफस्टाइल को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, जो उनका बहुत ही रॉयल सा जो लाइफस्टाइल था उनका। तो उन्होंने क्या, ऐसा कहा जाता है कि अपनी अय्याशियों में डूब के और अपने लाइफस्टाइल को ना छोड़ने के चक्कर में उन्होंने जो थ्रोन था उस पर उनका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं बना रहा। वो थोड़े दिन में ही बस थोड़े बहुत दिन ही वो उस पर अपना कंट्रोल जमा पाए क्योंकि उनको होश ही नहीं था।
He awarded his lover मुबारक हसन अथॉरिटी ओवर आर्मी एंड प्लेस गार्ड। तो जो कंट्रोल था आर्मी के ऊपर, जो प्लेस गार्ड था, वो किसने हैंडल किया उनके टाइम पर? मुबारक हसन ने। हु सून ऑब्टेन फुल कंट्रोल ओवर सुल्तान पैलेस। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरा जो सुल्तान पैलेस था उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया, क्योंकि जो सुल्तान था उनको तो खबर ही नहीं थी। मुबारक हसन वॉज गिवन द टाइटल खुसरो खान बाय द सुल्तान एंड विद इन मंथ खुसरो किल्ड मुबारक खान। फिर क्या हुआ, जो मुबारक हसन थे उनको एक टाइटल दिया गया था खुसरो खान का, जो कि सुल्तान ने दिया था उन्हें। और कुछ महीने में क्या हुआ, जो खुसरो थे मतलब जो मुबारक हसन थे, उन्होंने मुबारक खान को ही मार दिया। और फिर उन्होंने क्या टाइटल अज्यूम किया? नसरुद्दीन इन अ मिड 1320। अब आते हैं खुसरो का जो खुसरो खान है उन पर आते हैं, मतलब मुबारक हसन पे, जिन्हें बाद में नाम दिया गया खुसरो खान। तो खुसरो खान वॉज किल्ड बाय द गाजी मलिक गवर्नर ऑफ द दीपालपुर। तो जो खुसरो खान थे उनको किसने मारा था? गाजी मलिक ने मार दिया था। अब गाजी मलिक कौन थे? जो गवर्नर थे दीपालपुर के। क्यों मारा था? क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो ट्राइड कर रहे थे अपोज करना। वो गाजी मलिक थे, जो गाजी मलिक थे उनको अपोज करना चाहते थे और उसके खिलाफ उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था। तो गाजी मलिक थे और जो उनके बेटे थे फारिकुद्दीन जौना, उन दोनों ने मिलकर खुसरो खान को मार दिया। एंड दिस ब्रॉट द एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी एंड इस्टेब्लिश द तुगलक डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली। इसी तरह जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका यहाँ पर अंत होता है, और यहीं से किसका स्टैब्लिश होता है, मतलब कौन अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं दिल्ली के थ्रोन पर? तुगलक डायनेस्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी सब लोगों को भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।